जो लोअर लेवल कैडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस लाइक काउंसिलर, पंचायत के जो प्रधान हैं, पंचायत समिति के जो मेंबर है, जिला परिषद के जो मेंबर है, ब्लॉक सभापति जो है, ये लोग इतना लोगों पे अत्याचार करके पैसा उठाया है ना, लोग गुस्से में उनके खिलाफ वोट दिया है, तृणमूल के खिलाफ वोट दिया। Prashant Kishore is the main reason to destroy the Trinamool Congress politics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज विश्लेषण करते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रचंड हार की कहानी और तमिलनाडु में विजय सी जोसेफ के प्रचंड जीत की कहानी। और इन दोनों में जो कनेक्शन है, इन दोनों का जो जुड़ाव का बिंदु है, जो शख्स का जिक्र है इसमें, उसका नाम है प्रशांत किशोर। इन तीनों को मिला करके हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से क्यों चर्चा में। प्रशांत किशोर के प्रति भारतीय राजनीति में एक बार फिर से उम्मीद क्यों जग पड़ी है। जब प्रचंड आवेग में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, हर जगह जीत ही जीत दिख रहा है, तब विपक्ष की कहीं से कोई उम्मीद तो जगेगी। उस उम्मीद में एक नाम आ रहा है प्रशांत किशोर का। क्या प्रशांत किशोर आने वाले साल के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खेवनहार बनने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर उस पंजाब में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए सलाहकार की भूमिका में थी, एक बार फिर से पंजाब में जाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए मददगार की भूमिका आने वाले हैं? क्या वो प्रशांत किशोर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के करीब आ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं अगले साल? क्या उनकी अहमियत अचानक से बढ़ गई है भारतीय राजनीति में? जिस समय बिल्कुल सन्नाटा सा दिख रहा है, जिस समय दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ है, तब उसमें कोई शख्स तो दिखेगा। तो एक शख्स का बड़ी गंभीरता से जिक्र हो रहा है। वो जिक्र और कोई नहीं कर रहा है, टीएमसी के नेता ही कर रहे हैं, ममता के लोग ही कर रहे हैं। ममता के लोग अब खुलेआम बता रहे हैं। सुनिए क्या स्क्रीन पे बता रहे हैं कल्याण बनर्जी, जो वहां के लोकसभा के अध्यक्ष है टीएमसी के। হঠাৎ বিহারের পলিটিক্সের ওখানে চলে গেল, দেখলো ওর একটু ভবিষ্যৎ আছে বলে। প্রশান্ত কিশোর ইজ দি মেইন রিজন টু ডিস্ট্রয় দি তৃণমূল কংগ্রেস পলিটিক্স। প্রশান্ত কিশোরের মতো লোক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলের কাঠামোগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। হি ইজ অ্যান অপরচুনিস্ট এবং আনফরচুনেটলি আমাদের লিডাররাও তাদের প্রতি অসম্ভবভাবে ডিপেন্ড করে গেছে। इस हार के पीछे ममता बनर्जी के बाकी नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन एक राय सम्यक है सबकी कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव में हार प्रशांत किशोर की वजह से हारी। भैया बताइए भला, 4 साल हो गए उसे पश्चिम बंगाल छोड़े हुए, 4 साल हो गए सलाहकार की भूमिका छोड़े हुए एक शख्स, और वो शख्स कहां किसी पार्टी की हार या जीत का जिम्मेदार होता है ना? बड़ी बात अपने आप में। प्रशांत किशोर ने शपथ खा ली थी 2021 में। आखिरी बार उन्होंने टीएमसी को अपनी सलाहकार की भूमिका में काम करते हुए कहा था कि अब सलाहकार की भूमिका खत्म, नमस्कार। जो उनका मूल संगठन था आईपैक है ही, इनफैक्ट इंडियन एक्शन पॉलिटिकल कमेटी, उस पर उन्होंने तिलांजलि दे दी थी, उसको छोड़ दिया था। अपने पुराने साथी प्रतीक जैन के हवाले कर दिया था, जाइए अब हम सलाहकार की भूमिका नहीं रहेंगे, हम खुद पॉलिटिक्स में जाएंगे। और इसके लिए वो बिहार में चले आए थे, 2022 से एक्टिव थे, 3 साल तक संघर्ष करी, लड़ाई लड़ी, और जो नतीजा है 2025 का देख ही सकते हैं। नतीजा क्यों आया पता है आपको? 14,000 करोड़ बिहार सरकार ने जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हजार के हिसाब से चुनाव के वक्त डाल दिए थे। तो प्रशांत किशोर जितने ख्वाब थे वो उड़ गए हवा में। तो भाई, प्रतिपक्ष से लड़ने के लिए जो कुछ करना होता है भारतीय जनता पार्टी करती है अपने हिसाब से। प्रशांत किशोर वहां मार खाए अलग बात है, लेकिन अगर 4 साल के बाद उनके किए की कोई चर्चा कर रहा है, पश्चिम बंगाल में कह रहा है कि असली गुनाहगार प्रशांत किशोर इस हार के पीछे, तो क्यों है इसको भी समझने की जरूरत है। कल्याण बनर्जी खुलेआम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को चस्का लगा दिया प्रशांत किशोर ने कि भैया टीएमसी कैडर की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इलेक्शन मशीनरी की जरूरत है। इलेक्शन मशीनरी उसी अंदाज में है जो आईपैक के हवाले सारा डाटा कीजिए, आईपैक थर्ड पार्टी के हवाले सब कुछ कर दीजिए, वही पोलिंग बूथ बनाएगा, एजेंट बनाएगा, वही टिकट निर्धारित करेगा। आपको कुछ नहीं करना है। पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म करवा दिया था प्रशांत किशोर ने, और इसके पीछे 2021 की जीत भी बड़े कारण रही थी। प्रशांत किशोर बार बार कहते रहे थे भारतीय जनता पार्टी को 3 डिजिट में नहीं आने देंगे, और नहीं आने दिया था 2021 में। प्रचंड लड़ाई हुई थी, और अब जब प्रशांत किशोर उस रास्ते से हटे, रास्ते का जब कांटा हटा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत मुमकिन हुआ।
अब तमाम लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर ने ही टीएमसी को यानी ममता बनर्जी को ये चस्का दिया कि खुद सेंट्रिक हो जाइए, अपने आप अभिषेक बनर्जी पर केवल ध्यान दीजिए, बाकी पार्टी के तमाम नेताओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे पास दे दीजिए, हम इसमें आपको सीट दे देंगे, टिकट दे देंगे, किनको देना है, कौन सारा आकलन कर देंगे, हम बता देंगे सर्वे करके कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं, सब कुछ आईपैक के हवाले कर दिया गया। प्रशांत किशोर तो आईपैक छोड़ गए कहने को, लेकिन उनके साथ ही ये काम करते रहे। ठीक इलेक्शन से पहले ईडी ने प्रतीक जैन के घर पे छापा मारा। छापा के समय कितना मामला गंभीर था कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी दौड़ी चली आई वहां पर और ईडी के हाथ से, कहते हैं अधिकारियों के हाथ से फाइल और 6 मोबाइल तक छीन लिया। ये कहते हुए छीन लिया कि दरअसल ये सारे डाटा टीएमसी के डाटा हैं, उस डाटा को छीन लीजिएगा आप तो हम चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। इसमें जितने पोलिंग एजेंट बनने थे, कौन कौन पोलिंग एजेंट बनने थे, कहाँ बनने थे, कितना किसको पैसा दिया जाना था, जो इलेक्शन मशीनरी में खपत होती है, वो सब कुछ टीएमसी पार्टी पूरी तरह से प्रतीक जैन के हवाले, आईपैक के हवाले कर दी गई थी और उसे ही आखिर में हताश कर दिया आईपैक को। आईपैक की इतनी घेराबंदी की गई ईडी के हवाले से, इतनी हवाले, प्रतीक जैन आखिरकार व्यापारी हैं, प्रशांत किशोर जैसे कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपने व्यापार को बचाने के लिए इलेक्शन से ठीक एंड पहले अपने तमाम कर्मचारियों को जब कहते हैं तो उन्होंने 90 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। भाई आज भी सारे कर्मचारी छुट्टी पर, कर्मचारी जब छुट्टी की बात कह रहे हैं तो ममता बनर्जी के शब्द में वो डाटा है, वही पोलिंग एजेंट है, सब कुछ है, आईपैक के कर्मचारी है, सब कुछ है वहाँ चुनाव प्रचार में क्या लगना है क्या नहीं लगना है। चुनाव से एन पहले अगर वो 90 दिन की छुट्टी पर भेज देते हैं अपने सारे कर्मचारियों को, मतलब समझ लीजिए सारा विरोध का जो कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी विरोध का आधार या जो कांटा या रास्ते में जो भी चुभन हो सकती है, सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया था चुनाव से पहले। इसलिए लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ये भयंकर चूक की, उन्होंने टीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। पिछली बार चुनाव का में जैसे जीत का स्वाद चखा था, उस स्वाद को फिर से पुनरावृत्ति किया। तमाम नेता चले गए, कोई कहीं कोई नहीं रहा। इनफैक्ट कई नेताओं को आईपैक के लोगों ने पैसे देकर टिकट बेचे। ये तमाम तरीके का आरोप लग रहे हैं अपने हिसाब से। तो आप समझ लीजिए जो कलकत्ता में हुआ उसमें ममता बनर्जी का जो हर्ष हुआ वो पटना में बैठे प्रशांत किशोर ने नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो आदत डाली थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो आदत अपने हिसाब से ममता बनर्जी को खत्म कर गई। कहते हैं उस आदत डालने से पहले प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत किया था। पश्चिम बंगाल में पूरा 3 साल लगाया था जब हायर किया था ममता बनर्जी ने, तो कहते हैं 2021 के चुनाव से 3 साल पहले उन्होंने हायर किया था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा था। और जो 10 साल से नैरेटिव बना आया था सरकार में मौजूदगी का ममता बनर्जी का, उस सारे नैरेटिव को साफ किया था, जो कुछ स्लोगन देना सब कुछ दिया, वो कारगर हो गया था 2021 में। भारतीय जनता पार्टी मुंह देखती रह गई थी, उनके मुताबिक 3 अंक में नहीं आ पाई थी भारतीय जनता पार्टी, जबकि नारा एक्सट्रीम इसी ढंग से दिया गया था। इस बार समय से पहले, समय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रशांत किशोर नहीं रहे और आईपैक आखिर साल में 6 महीने में इतना धाराशायी हो गई जिसके हवाले सब पूरा चुनाव था कि ममता बनर्जी को जाना ही था। तो प्रचंड हार के पीछे एक जो वजह है, विश्लेषण के तौर पर सब कुछ कह रहे हैं, शुरुआती तौर पे कह रहे हैं प्रशांत किशोर ही है उस ममता बनर्जी का हार के पीछे, जो ममता बनर्जी अपने हिसाब से उतनी आत्मविश्वासी है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके एसआईआर के मामले में खुद बहस कराती है। ममता बनर्जी से जो हनक से अब खत्म हो गया, सब कुछ क्यों खत्म हो गया कि आपने एक ऐसा डिपेंडेंट चुन लिया जो ही गायब हो गया मैदान से, सीन से ही गायब हो गया। किसी व्यापारी के भरोसे रहेंगे प्रतीक जैन, आपकी व्यापार को बचाएंगे जैन साहब, या फिर आपके लड़ते रहेंगे। ठीक किया उन्होंने, ठीक एन चौना जिस दिन वोटिंग के समय से पहले उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया सारा आईपैक कर्मियों को नहीं भेजा, वो टीएमसी के जितने पोलिंग एजेंट थे सबको भेज दिया। तो ये बात हुई पश्चिम बंगाल की। अब मैं कह रहा था एक कनेक्शन और है तमिलनाडु से। तमिलनाडु फिल्मों में जो शाहरुख खान है तमिलनाडु फिल्म के, विजय सी जोसेफ के कर्णधार एक समय में अपने हिसाब से प्रशांत किशोर रहे। उन्हीं के हवाले सुन लीजिए। कोडूर की रैली में जब बुरी तरह से भगदड़ के बाद परेशान हो गए थे, टीवीके के नेता परेशान हो गए थे, उनको लग रहा था पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कैडर मोबिलाइजेशन काम नहीं हो रहा था। उस वक्त में चेन्नई गए थे प्रशांत किशोर और ये कहते हुए गए थे कि ठीक है अगर मेरी मदद लेना चाहें, शुरुआती तौर पर मैं इनको टिप्स दे देता हूँ। उस टिप्स में जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स था वो ये टिप था कि उन्होंने विजय सी जोसेफ को कह दिया किसी के साथ अलायंस मत करो, शायद
किसी का पाप अपने सिर पे नहीं लो। लेकिन बहुत सारे अफसर थे उस समय अलायंस के तौर पर। यही आधार है कि विजय सिंह जोसेफ अपने हिसाब से बार बार कहते रहे, तमाम अलायंस के अफसरों को ठुकराते रहे। उनके पास ऑप्शन था एआईडीएमके की तरफ जाते, उनके साथ ऑप्शन था, एक समय बड़े अच्छे रिश्ते रहे द्रविड़ पार्टी डीएमके के साथ, सत्तारूढ़ उसके साथ चले जाते। प्रशांत किशोर ही मेल करवा सकते थे, क्योंकि पिछली बार जब डीएमके चुनाव लड़ी थी उस समय सलाहकार की भूमिका में, स्टालिन सलाहकार की भूमिका प्रशांत किशोर ही थे, तो मेल करा सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक साथी के नाते विजय सिंह जोसेफ के कान में ये फूंक दिया, गंभीरता से कह दिया कि आपको किसी से अलायंस नहीं करना है। नहीं अलायंस करने का नतीजा बम्पर आया। जो मैकेनिज्म होता है उस तरीके से अपना कलेवर को शाहरुख खान, जो दक्षिण का शाहरुख खान है, अपने हिसाब से आया, इलेक्शन लड़ता हुआ आया और भुना दिया, सबको धूल चटा दिया। तो वहां भी कहते हैं अपने हिसाब से, खुद प्रशांत किशोर भाषण सुन लीजिए किस ढंग से वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कितने पॉपुलर है तमिलनाडु की राजनीति में। वो इसलिए पॉपुलर है कि विजय श्री जोसेफ को मददगार तौर पर। इतनी बार बात नहीं है कि ममता बनर्जी की प्रचंड हार और विजय सिंह जोसेफ की प्रचंड जीत के पीछे प्रशांत किशोर की भूमिका है। दरअसल भूमिका की शुरुआत अब होती है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु या 4 मई के चुनाव नतीजों के बाद से विपक्ष बुरी तरह से धूल धूसित हो गया है, ना उम्मीद हो गया है। कांग्रेस का ये हाल है कि केरल में चुनाव जीतने के बावजूद भी वो तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, जिसके आधार पर अगली बार रिपीट हुए, जो भी हो। उसे पता नहीं लग रहा है उसके जो राज्य हैं कर्नाटक में क्या हो। जिस ढंग से प्रधानमंत्री तेलंगाना जाकर के उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कह दे रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री का ये मजाक में कहा गया बात आप समझ सकते हैं कांग्रेस की हालात को गवाह दे रहा है। तो वो कांग्रेस जो बिल्कुल नाउम्मीद सा हो गया है, वो कांग्रेस जो विजय सिंह जोसेफ के लिए अपने पुराने एलआई को, अपने विश्वस्त एलआई को, डीएमके को एक झटके में छोड़ देता है, उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है अपने हिसाब से। जिस मोड़ पर उन्होंने डीएमके को लगभग धकेल दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। तो जो हालात हैं 4 मई के चुनाव नतीजे के बाद से, विपक्ष में होप नाम की चीज़ नहीं। और वो इस मोड़ पर है जब अगले साल 7 गंभीर बड़े बड़े राज्यों के चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने। आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां कांग्रेस पार्टी ये तय करने की स्थिति में थी कुछ समय पहले तक कि वो अकेली लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगी, किसी के साथ नहीं जाएगी। इसके लिए प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा की बंद कमरे में 2 दफे बातचीत हो चुकी है। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है आप आइए उत्तर प्रदेश में जिताने में लग जाएगी कांग्रेस पार्टी को। तो ये बात तब की है 4 मई के चुनाव नतीजे नहीं आए थे, जब बुरे हालात नहीं थे विपक्ष में। तो क्या ये होप, ये उम्मीद प्रशांत किशोर जो जगाए हुए थे कांग्रेस पार्टी में, वो फिर से प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे? क्या वो प्रशांत किशोर फिर से जुड़ेंगे? अगले साल ही उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब का भी चुनाव है, हिमाचल का भी चुनाव है। पंजाब में एक समय प्रशांत किशोर, हाँ, जब 4 मई के चुनाव के बाद विपक्ष में सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में कहीं से कोई रोशनी दिख रही है तो यही प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, यही पीके दिख रहे हैं। वो पीके दिख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने सलाहकार की भूमिका में या सहयोगी की भूमिका में रखेगी? क्योंकि इसे लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रशांत किशोर की शुरू में, इस साल की शुरुआत में ही मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हुई हैं। तो क्या वो इंप्लीमेंट होने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगी, ठीक उस अंदाज में उतर जाएगी, अकेली उतरेगी जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में उतरी थी, हर सीट पर बिना अलायंस के 294 सीटों पर लड़ गई थी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार प्रशांत किशोर की सलाह पर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में अकेली लड़ती रही है? तो क्या उसमें सलाहकार की भूमिका प्रशांत किशोर काम आ सकते हैं? साथ ही साथ पंजाब का चुनाव है। पंजाब में एक समय वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके सलाहकार थे प्रशांत किशोर, तो पंजाब को भी ठीक समझते हैं। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में जाकर के प्रशांत किशोर की भूमिका ली जाएगी या रोल लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से? हिमाचल प्रदेश में सरकार दोबारा आना है, नहीं आना, एज पर है वो सरकार, वहां भी चुनाव है। क्या प्रशांत किशोर वहां की भूमिका में होंगे? कुल मिलाकर विपक्ष में जो एक उम्मीद की किरण है, वो उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं कनेक्शन के तौर पर प्रशांत किशोर के नाम पर दिख रही। उस दौर में जब महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, कहते हैं गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। किसी भी विपक्षी नेता को कोई हनक नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग में ठहर पाते हैं या उनका हर्ष ममता बनर्जी जैसा हो जाता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। या कहाँ तक ठहर पाते हैं, अपने हार का किसी ठेकरा फोड़ते हैं, या फिर वो मुलायम सिंह यादव की प्रतिभा से
भारतीय जनता पार्टी को एक टेक देते, एक मुठभेड़ देते हैं अपने पिता के तरीके से। क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर एक अहमियत हो गए हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए हैं। जब पॉलिटिक्स से दूर, सलाहकार की भूमिका से दूर गए हैं, तब भी उनके हार या जीत के पीछे उन्हें वजह बताया जा रहा है। तो क्या इस बार 2027 में जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, गुजरात के भी चुनाव हैं, जिसकी प्रशांत किशोर में विशेष समझ है, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को सलाहकार की भूमिका में उतारा था गुजरात में। पहली शुरुआत वहीं से हुई थी। तो गुजरात का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। ये सारे राज्य महत्वपूर्ण हैं प्रशांत किशोर के समझ के लिहाज से। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस समझ को लेगी अपने साथ, जो बार बार फेल हो रही है, नैरेटिव गढ़ने फेल हो रही है, विफल हो रही है, जो पश्चिम बंगाल का हश्र हुआ, जस्ट उल्टा हुआ, जो तमिलनाडु में बदनामी मिल रही है उसको बीजेसी जोसेफ के साथ आने में, डीएमके उसके साथ खिलाफ खड़ी हो गई, जीतने के बाद भी केरल में वो तय नहीं कर पा रही है उसका मुख्यमंत्री कौन हो, या जो भी नैरेटिव है, जिस ढंग से रेवंत रेड्डी को मोहने की कोशिश में प्रधानमंत्री लगे पड़े। इस हालात में क्या विपक्ष के लिए एक उम्मीद, एक होप बन करके क्या प्रशांत किशोर बिहार की भूमिका में, जो उनका एग्रेसिव भूमिका है, उससे पलट करके सेंट्रल राजनीति में आते हैं, कांग्रेस के मतदार के तौर पे आते हैं? ये सब कुछ तय होना है अगले 2-3 महीने में। और जब कहते हैं घनघोर अंधेरा छाया हो, तभी रोशनी के महत्व को समझा जाता है। तो क्या प्रशांत किशोर के केंद्रीय राजनीति में वापस आने का दौर शुरू हो रहा है, या प्रशांत किशोर में वो जलवा नहीं बचा, वो हिम्मत नहीं बचा, वो खुद को अपने हिसाब से समेटे रह लेंगे उस बिहार में, जिस बिहार में एक्टिव तो थे अपने हिसाब से, लेकिन धूल चटाया कैसे जानते हैं? कहते हैं 14,000 करोड़ रुपए केंद्र ने जारी कर दिए अपने हिसाब से प्रशांत किशोर को मुकाबिल होने के लिए। हर जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हज़ार चुनाव में रहते हुए चला गया। इतनी बड़ी रकम के आगे कहाँ कोई ठहरता है? तो प्रशांत किशोर की यही वजह नहीं थी हारने की। उनके पास सिर्फ सलारों की कमी थी, मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता है। आपके लेफ्टिनेंट पैदा करने पड़ते हैं। जेपी भी अगर मूवमेंट किए थे तो उस मूवमेंट में नीतीश कुमार भी थे, उस मूवमेंट में रविशंकर प्रसाद भी थे, उस मूवमेंट में लालू प्रसाद यादव भी थे। अपने हिसाब से जेपी के मामलों को तकरीर दिया करते थे। लेकिन प्रशांत किशोर बीते 3 साल 4 साल से पॉलिटिक्स में, प्रशांत किशोर के नाम पर ठोस तकरीर या तहरीर देने वाला कोई एक भी शख्स डेवलप नहीं हो पाया। तो एक मैनेजमेंट होता है, एक पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिशियन के तौर पे प्रशांत किशोर का चेहरा अब तक नहीं उभर पाया है। और मैनेजमेंट का क्या हश्र होता है वो पश्चिम बंगाल के लोग, खासकर टीएमसी के लोग जानते हैं। मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता, जब तक आपका कनेक्ट कैडर्स नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मैनेजमेंट का हाँ हश्र अच्छा दिखने को मिल रहा है विजय सिंह चंद्रशेखर को, लेकिन अब जब सरकार चलाने की बारी आएगी तब उनको उन्हीं फैंस क्लब से मुखातिब होना पड़ेगा, उन्हीं कैडरों को लेना पड़ेगा जिस कैडर की वजह से टीएमसी सर्वाइव की थी तमिलनाडु में, या डीएमके सर्वाइव करा था, या एआईडीएमके सर्वाइव कर रही। तो ये काम होना बाकी है विजय सिंह चंद्रशेखर के टीवीके के जीवन में। तो लेकिन मैनेजमेंट का धाराशाही होना अभी पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है। तो मैनेजमेंट के वाले चेहरे से निकल कर प्रशांत किशोर को एक नया अवतार लेना पड़ेगा, पॉलिटिशियन का अवतार लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो मैनेजमेंट के जरिए कांग्रेस पार्टी के लिए कितने उपयोगी होते हैं या फिर विपक्ष के लिए कितने उपयोगी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर को तय करना है इस घनघोर अंधेरे में, जब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत के परचम लहरा रहे हैं चारों तरफ से, भगवा ही भगवा होता दिख रहा है। अगले साल 7 राज्यों का चुनाव है, वहाँ अगर विपक्ष बचेगी तो कोई ना कोई रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या वो रोशनी के तौर पे पीके होंगे, प्रशांत किशोर होंगे, या कोई और नया वजह बनेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम तरीके शंका आशंकाएं हैं उस अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जिसने पिछली बार 2024 में प्रधानमंत्री के बनारस से जीत को मुश्किल कर दिया था। वो एक पर्सनालिटी के तौर पे काफ़ी डाइल्यूट हुए हैं, दिल्ली से भी चले गए, और पंजाब में जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है खुद को जिता लें, भगवंत मान को जिता लें, यही बड़ी बात होगी। फिलहाल विपक्ष की राजनीति को समझाने और समझने के लिए मेरी कोशिश आगे जारी रहेगी। कितना आपको समझा पाया हूँ, कितना बता पाया हूँ, कितना विश्लेषण कर पाया हूँ, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आपका आभार मुझे सुनने के लिए, आपका धन्यवाद। नमस्कार।